हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जी सेंट्रिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का एक्चुअल में फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है अभी। मैंने बताया था हमें सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस पर ग्रिप बनानी है। अगर हम वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो कुछ पार्ट आप 11th-12th क्लास में वेक्टर्स का पढ़ चुके हैं, तो पहले एक बार उसी का रिकैप करते हैं बेसिक्स का। तो अभी हम वेक्टर कैलकुलस के बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरीके की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होंगी जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट कितना है, बस इससे मतलब हो हमें, डायरेक्शन कुछ होती नहीं है उस क्वांटिटी की। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होंगी जिनमें अमाउंट कितना है इसका साथ साथ वो किस डायरेक्शन में है इसका भी कोई इंपॉर्टेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है या 5 मीटर पर सेकेंड है, साथ साथ इसका भी इंपॉर्टेंस होता है कि वो कौन से डायरेक्शन में है। जैसे मैं बात करूं फोर्स 2 न्यूटन का है, तो 2 न्यूटन का फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो ये है वेक्टर क्वांटिटीज। अगर मैं एग्जांपल्स बोलूं वेक्टर क्वांटिटीज का तो क्या निकल करके आ रहा है, फोर्स, वेलोसिटी। अच्छा, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स के करस्पॉन्डिंग फील्ड होता है, हमने समझा था फील्ड क्या चीज होती है, हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, या मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों जो फील्ड हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और हमें जो डिस्कस करना है वो इन वेक्टर्स को डिस्कस करना है। लेकिन अगर स्केलर्स के भी कुछ एग्जांपल्स ले लूं मैं, जैसे मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो ऐसे कभी न्यूज में आपने देखा है कि आज का टेम्परेचर पर्टिकुलर शहर जैसे दिल्ली में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा पूर्व से पश्चिम की तरफ, ऐसा तो नहीं होता ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, कोई डायरेक्शन नहीं होती उसकी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है टेम्परेचर। जैसे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो कितना डिस्टेंस है ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब वो कोई से भी डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो घूम पर करके कितना भी डिस्टेंस करके आया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन में बन रहा है, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो ऐसे करके वेक्टर और स्केलर दो अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। ये थर्ड टाइप किस लिए छोड़ा हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोग को इसका नॉलेज नहीं हो। एक और क्वांटिटी होती है टेंसर्स, इस टाइप की क्वांटिटीज और होती है। कौन सी होती है क्वांटिटी, उससे पहले आपको नॉलेज होगा कि जो वेक्टर्स होते हैं, मान लो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो फोर्स लग रहा है इस तरफ 2 न्यूटन का, इसी पार्टिकल पर एक और फोर्स लग रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो 3 न्यूटन का। तो आप बोलोगे रिजल्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का होगा, लेकिन दूसरा 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है इस पे, तो फिर रिजल्टिंग फोर्स 5 न्यूटन नहीं होगा, बल्कि यहां पर इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करेंगे हम। और वेक्टर एडिशन रूल क्या बोलता है, आप चाहें तो इसको वेक्टर को पैरेलल इधर उधर डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहां डिस्प्लेस करने के बाद ये जो वेक्टर और ये जो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टिंग जो टोटल होगा वो ये हो जाएगा, इतनी स्ट्रेंथ का, और इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा तो आप इसके पैरेलल ऐसे करके बोल सकते हैं, और इतनी स्ट्रेंथ मतलब इतनी लेंथ का, तो आप बोलोगे इतना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। कोई वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन के साथ साथ ये लेंथ आपको बताती है उसका स्ट्रेंथ कितना है। 2 न्यूटन वाला थोड़ा सा छोटा है और 3 न्यूटन वाला थोड़ा सा लेंथ के साथ शो किया है। ये लेंथ उसका स्ट्रेंथ को, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टिंग का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा और डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, इसके पैरेलल समझ लिया हमने। तो आप इस पार्टिकल पर इधर से 2 न्यूटन इधर से 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे होंगे, तो ना तो ये इधर जाएगा 3 न्यूटन लगने की वजह से, ना इधर जाएगा, बल्कि ये दोनों का रिजल्ट इस तरफ फोर्स से फोर्स्ड हो रहा होगा। हो सकता है पार्टिकल मूविंग हो तो उस फोर्स की वजह से उस तरफ भागने लग जाएगा। हम इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल। लेकिन टेंसर्स क्वांटिटीज जो होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें वेक्टर्स की तरह डायरेक्शन होती है, अमाउंट भी होता है, मैग्नीट्यूड जैसे न्यूटन में बात कर रहे थे यहाँ पे, बट ये वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। आप बोलोगे ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर। अगर मैं आपसे करंट की पूछूं कि करंट वेक्टर है या स्केलर है, तो आप बोलोगे करंट का कभी ऐसे वेक्टर तो नहीं बोलते ना। कभी आपने किसी सर्किट में बोला है क्या कि 2 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप माइनस 5 ऑफ के कैप इतना करंट फ्लो हो रहा है,
इतना करंट फ्लो रहा है, बोला है क्या? नहीं बोला, मतलब डायरेक्शन तो नहीं बोलते हम, लेकिन डायरेक्शन बोलते तो है। मान लो 2 एम्पियर करंट इस तरफ किसी ने शो किया है, तो क्लियर सी बात है ना कि वायर में इधर फ्लो रहा है। लेकिन फिर कोई पूछे ऐसा दे करके आपसे सर्किट में बोले कि बताओ आई का वैल्यू कितना है, तो आप ऐसे बोलते हो ना कि -2 एम्पियर है। ओरिजिनल डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन में पूछ रहा है, इसलिए -2, मतलब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस तो है, करंट में डायरेक्शन तो होती है, बट उसको आई कैप, जे कैप, के कैप से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, तो वेक्टर भी नहीं समझ में आ रहा हमें। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं करंट की बात करूं, यहां पर 2 एम्पियर करंट आ रहा था इस डायरेक्शन में, इसी वायर से एक दूसरा वायर और कनेक्ट हो रहा है, वहां से आ रहा है 3 एम्पियर करंट। जैसे फोर्स के बात कर रहा था मैं, 2 न्यूटन इधर से आ रहा है, 3 न्यूटन आ रहा है, ऐसे 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। अगर वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो करता होता तो इस डायरेक्शन में, रिजल्टिंग डायरेक्शन में 3 और 2 5 एम्पियर करंट जाना चाहिए था। आपको याद होगा किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है कि इनकमिंग जितने करंट है उतना आउटगोइंग होगा, 5 एम्पियर होगा। लेकिन जो तीसरा वायर है वो इधर ना होकर के ऐसे जा रहा होता, तब आप क्या बोलते? तब भी आप 5 एम्पियर बोलते। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल तो इस तरफ होना चाहिए ना रिजल्ट, बट ये वायर इधर जा रहा होता, तब भी आप 5 एम्पियर बोलते। मतलब एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं किया इसने, किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से एडिशन होके 5 एम्पियर आ रहा है। यहां पे अगर एडिशन रूल अप्लाई करोगे वेक्टर एडिशन, तो 2 न्यूटन 3 न्यूटन के हिसाब से 5 न्यूटन नहीं आएगा। 5 न्यूटन तो इसको और इसको ऐड करके थोड़ा ज्यादा बनना चाहिए था, ठीक है। तो 5 एम्पियर आ रहा है किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से, और डायरेक्शन ये चाहे तो अगर ये इधर ना होकर के इधर होता तब भी 5 एम्पियर ही बनता। बनता क्या? नहीं बनता, बनता ना। मींस ये वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो एक पाइप है, उस पाइप के अंदर पेट्रोल फ्लो होकर के आ रहा है, इसी पाइप के साथ एक दूसरा पतला पाइप और कनेक्ट कर दिया है, वहां से डीजल फ्लो करके आ रहा है। अब इन दोनों फ्लो का रिजल्ट, एक मैं पाइप को घुमा करके ऐसे ले जाता हूं, जितना यहां से पेट्रोल पर यूनिट टाइम फ्लो क्या रहा होगा, जितना यहां से डीजल पर यूनिट टाइम फ्लो क्या होगा, रिजल्टेंट दोनों ऐड होकर के यहां फ्लो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन तो है इनकी, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल कुछ रिजल्ट इधर आना चाहिए, लेकिन ये पाइप इधर आ गया या पीछे भी लौट जाए तब भी उतना ही फ्लो रहा होगा। तो आप बोल सकते हो वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हो एनी फ्लूइड फ्लो इज ऑल्सो हैविंग सम डायरेक्शन बट इट इज नॉट वेक्टर, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। हमें यहां पर जो डिस्कशन करना है हमारे सब्जेक्ट में, वो फील्ड्स को डिस्कस करना है। हमें फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़नी, हमें फील्ड्स को डिस्कस करना है। इसका मतलब हमें वेक्टर्स को डिस्कस करना है, इसलिए हम वेक्टर कैलकुलस के बेसिक्स को पढ़ेंगे। तो पुराना जो बेसिक्स है उसको रिवाइज कर रहा हूं यहां पर अभी मैं, फिर हमें आगे ग्रेजुएशन लेवल में क्या पढ़ना होगा वो नेक्स्ट आगे की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, कोई वेक्टर है, उस वेक्टर में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मेरी बात पे विश्वास कर लेना कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे होते हैं। जस्टिफाई करूंगा मैं इस बात को, ठीक है। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे होते हैं। मान लो वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इस डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अभी मैंने जो शो कर दिया वो थोड़ी ज्यादा शो कर दी। मैग्नीट्यूड कम होता तो आप कम शो करते, मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो ऐसे ज्यादा शो करते। डायरेक्शन यही है, लेकिन इतने ही मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन जरूरी नहीं है इस डायरेक्शन में वो वेक्टर, इतने ही मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में हो सकता है। ये कोई ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से शो करते हैं, याद आ रहा होगा आपको। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शंस सेम नहीं है। अब डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर चीजें जो निकल के आ रही हैं वो आ रही है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर की डायरेक्शन। आपको थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल में लेकर के चल रहा हूं। कोई वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी i कैप, या इसी के बजाय कोई ऐसे बोल सकता है 2ax कैप प्लस 3ay कैप। जो भी ax कैप के साथ या i कैप के साथ है उसका स्क्वायर, और जो भी j कैप के साथ या बोलो ay कैप के साथ है उसका स्क्वायर, और अगर ऐसे k कैप के साथ मतलब z डायरेक्शन में भी कोई कंपोनेंट होता तो उसका भी स्क्वायर ऐड करके और रूट कर दो, ये मैग्नीट्यूड निकल जाता है। याद आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने बोला ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, यहां तक ये याद आ ही रहा होगा आपको। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोलो या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बोलो, एक ही बात है। कैसे डिफाइन होता है यूनिट वेक्टर समझना। फॉर ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, इट्स यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन सेम ऑफ दैट वेक्टर। अगर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं
तो यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लेंगे जो इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, डायरेक्शन ये लेके चलना है बट मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, यूनिट मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, इसका 1/3 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप कह देंगे इसी का अगर मैं ये वेक्टर बोल के चलूं, ये यूनिट मैग्नीट्यूड का, तो ये वाला वेक्टर इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इस ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को ए वेक्टर ना करके ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ए ऑफ ए कैप, ए वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर, या कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं यू ऑफ ए कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करना चाहिए, मैं अब ऐसा कह सकता हूं कोई वेक्टर जो है एक वेक्टर, उस वेक्टर का अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड था और उसकी डायरेक्शन थी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 की बजाय कुछ था, 3, 4, 5 कुछ था, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड 1 के साथ होना चाहिए, मतलब यहां पे मल्टीपल में 1 होना चाहिए। अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड से ही, जो भी इसका मैग्नीट्यूड था सेम से डिवाइड कर दूं, तो अपने आप से 1 मल्टीपल हो जाएगा। तो मुझे अगर वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मींस ए ऑफ ए कैप फाइंड करना है, तो इस वेक्टर में ही इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ये डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। और रह क्या जाएगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन रहेगी ना। इसलिए आप कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर एक्चुअल में डायरेक्शन बता देता है वेक्टर का। कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन। माइंड में रखिएगा, आगे से हमें डायरेक्शंस की जरूरत पड़े अगर कहीं पर, तो हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। पहला कंसेप्ट निकल के आया वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये बचपन में सीखा होगा आपने वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट आता है वेक्टर एडिशन। अच्छा, कोई वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है और दूसरा ये बी वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकते हैं, इनको ऐड करना हो सकता है हमें। तो एडिशन के लिए 2 रूल होते थे। मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसा है। अच्छा, जब वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो तो वेक्टर की सेम डायरेक्शन रखते हो, आप इधर उधर रिप्लेस कर सकते हो। सेम डायरेक्शन रखते हो, इधर उधर रिप्लेस करने का मतलब आप पैरेलली कहीं पे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये मान लो बी वेक्टर, ए वेक्टर तो ऐसे नहीं था, ये तो बी वेक्टर था, तो ये मान लो बी वेक्टर है। जो ए वेक्टर है उस ए वेक्टर को मैं इधर उधर करते हुए मैं यहां पर ऐसे कर ले रहा हूं। भाई डायरेक्शन सेम रखा है मैंने, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम रखा है, तो इधर उधर कर लो मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जगह ऐसा कर सकते हो। दूसरा केस में आप ऐसे कर सकते हो, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर को यहां रखने की बजाय, मैं यहां पर रखने की बजाय इसी के सेम में ऐसे रख सकता था, ये ए वेक्टर है। 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि रिजल्टिंग इफेक्ट, अगर हमें एडिशन का मतलब होगा ना रिजल्टिंग इफेक्ट अगर हमें फाइंड करना हो, तो इस केस में अगर ये दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हो तब हम यूज में लेते हैं पैरेललोग्राम रूल, और अगर ये हो तो हम बोलते हैं ट्रायंगल रूल यूज में लेते हैं। तो क्या समझ में आता है, ट्रायंगल रूल कब यूज में लेते हैं, एक वेक्टर का हेड जहां पे वहां से दूसरे वेक्टर का टेल है, एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तब तो ट्रायंगल रूल यूज में रहता है। और दोनों का टेल एक ही जगह पे है, दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस केस में पैरेललोग्राम रूल यूज में रहता है। पैरेललोग्राम रूल क्या बोलता है, इसी के करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की पैरेलल लाइंस। तो जो ये इसका रिजल्ट बनेगा दैट विल बी दिस वेक्टर। और अगर मैं ये वाला केस कंसीडर करूं ट्रायंगल रूल, तो फिर उस केस में ये और ये दोनों में पैरेललोग्राम नहीं बनाना, अब हमें ट्रायंगल बनाना है। जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी दैट विल बी रिजल्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान से देखना, दोनों केसेस में सेम ही रिजल्ट तो आ रहा है ना, सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है, सेम डायरेक्शन आ रही है, एक ही बात तो है। तो चाहे ट्रायंगल रूल से एडिशन करने के लिए शिफ्ट करके टेल पे को हेड पे लेके आओ, या दोनों के टेल एक साथ रख के पैरेललोग्राम रूल से ऐड करके रिजल्ट बताओ, रिजल्ट हमेशा सेम बनेगा। आगे जरूरत पड़ती रहेगी, पुराना बेसिक ये मैंने रिमाइंड करवा दिया है, ठीक है। वो तो हमने समझा वेक्टर्स को एडिशन कैसे करना होता है। अगर प्रैक्टिकली हमें इस तरह से 2 वेक्टर्स दिए हैं और एडिशन पूछे तो कुछ नहीं करना, आई कैप वाले पार्ट को आई कैप के साथ ऐड कर देना है, जे कैप वाले पार्ट को जे कैप के साथ ऐड कर देना है, और के कैप वाले पार्ट को के कैप के साथ ऐड कर देना है, रिजल्टिंग वेक्टर्स का एडिशन हो जाएगा। क्लियर होती होगी बातें। नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मान लो 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका आपस में प्रोडक्ट करना हो, एडिशन हमने समझा। ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही हो जाएगा कि आई वाले में से आई वाला, जे वाले में से जे वाला, के वाले में से के वाला पार्ट माइनस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करना हो अगर, तो 2 तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट अगर करना है, मान लो ये दोनों वेक्टर्स ए और बी दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड के दिख रहे हैं, जैसे बी अभी ज्यादा मैग्नीट्यूड का नजर आ रहा है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी ऐसे डिफाइन होता है, याद आ रहा होगा आपको, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसका कॉस वैल्यू। इसको कभी कभी ए के मैग्नीट्यूड को कोई ए बी कॉस थीटा ऐसे भी बोल सकता है। समझ में आती होगी बातें। अच्छा, ये जो रिजल्ट बन के आ रहा है, क्या इसमें कोई डायरेक्शन आई? भाई ए का मैग्नीट्यूड होगा कुछ 2 4 5 लेंथ ही तो होती है, बी का मैग्नीट्यूड भी होगा कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना, यहाँ से 0 से लेके 1 के बीच में 90 तक हुआ था, या नेगेटिव में हो सकती है सेकंड का। तो ये रिजल्ट जो होगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। तो आप कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट जो बनता है वो स्केलर बनता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और होता है स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये डिफाइन होता है ए का मैग्नीट्यूड मींस ए बोल देता हूं मैं, बी का मैग्नीट्यूड सेम उसकी तरह, कॉस थीटा की बजाय यहां पे होता है साइन थीटा, लेकिन साथ साथ यहां पर इसके साथ डायरेक्शन भी आती है। भाई अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है, इसके साथ जो डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन को तो हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर बोल दे रहा हूं ए एन कैप। भाई इनमें से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के एंगल का साइन, यहां तक तो क्लियर है। अब ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, ये कौन सी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है? ये होता है ए एन कैप। ए एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के नॉर्मल होगा। अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बनाता हूं, ये बी के साथ तो नॉर्मल है, बट क्या ये ए के साथ नॉर्मल है? नहीं। अगर मैं ए के साथ नॉर्मल रखना चाहता हूं तो ये ए के साथ नॉर्मल है, बट क्या ये बी के साथ नॉर्मल है? नहीं, मुझे दोनों के साथ नॉर्मल रखना है। अगर मैं ऐसे रखूं तो देखना, ए के साथ 90 डिग्री पर है, ये दिख रहा होगा, ये बी ए के साथ और बी के साथ दोनों के साथ 90 डिग्री पर है, तो आप कह सकते हो ये डायरेक्शन में होगा। अगर सेम इसी की तरीके से अंदर घुस करके सेम ऐसे चला जाता मैं, तो वो बी के साथ 90 डिग्री पर होता, वही ए के साथ भी 90 डिग्री पर होता। तो या तो इस तरफ आप कहोगे वेक्टर जो आ रहा होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या ऐसे अंदर की तरफ जा रहा हो तब आप बोलोगे ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ए एन कैप ऐसे होगा। अब कौन सी केस लेना चाहिए मैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? तो उसके लिए समझ लेना, आपको अपना राइट हैंड उठाना है। वही बात है कि राइट हैंड फ्लेक्सिबल रखना है, आपको सब्जेक्ट को समझना है। तब अपना राइट हैंड उठाइएगा, उस राइट हैंड को अगर आपको ए क्रॉस बी करना चाहते हो तो ए की तरफ खोल लीजिए। ए किस तरफ है? उधर जा रहा है भैया, ऊपर खोल लिया मैंने। और फिर अपनी इस हाथ को, मुट्ठी को बंद कीजिएगा बी की तरफ। बी तो नीचे, ऐसे बंद कर पा रहा हूं क्या मैं? कर पा रहे हैं आप? नहीं। अगर मैं ऐसे खोल के बैठ जाऊं तब भी नहीं कर पा रहा। तो अपने हाथ को फ्लेक्सिबल रखें, इस तरह से फ्लेक्सिबल करें कि जाए तो ए की तरफ और क्लोज होके बी की तरफ आ रहा हो। तो समझ सकते हैं कि ऐसे आ रहा है होगा। अगर क्लोज करो आप ए से बी तक, तो जो थंब आएगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा। तो ए क्रॉस बी किस तरफ आ रहा होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। अगर ए क्रॉस बी में जो ए एन कैप है वो बोर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में बनते आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई करे बी क्रॉस ए, तो बनेगा यही। अगर इसी फॉर्म से समझे, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, एंगल तो ए से बी बोलो, बी से ए बोलो, एक ही बात है, वही थीटा, साइन थीटा, ए एन कैप। अब ए एन कैप जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, ये बी क्रॉस ए करें तो बी की तरफ खोलना है आपको, और बी की तरफ आप खोलोगे तो ए पर ऐसे तो जा नहीं सकते, अब ऐसे जाना पड़ेगा बी क्रॉस ए बाहर की तरफ। तो ये ए एन कैप अब इस केस में कौन सी डायरेक्शन में आएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में बन करके आएगा। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार इस चीज को समझ में आएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे होता है। भाई आपको मैग्नीट्यूड और साइन थीटा ये तो करना है, एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होंगी ये अभी हम समझेंगे, अभी तो हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं आपसे कि ये है ए वेक्टर ग्रीन कलर में, यह है बी वेक्टर, ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे बोलोगे? आप ए से और बी की तरफ जाओगे, ए से बी की तरफ, तो आप बोलोगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वैसे होगा। चलिए समझ में आता होगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखना, ये है ए और ये है बी, ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये है ए और ये है बी, बी क्रॉस ए करना है, समझ में आता है? ये है ए और ये है बी क्रॉस ए करना है, बी से ए की तरफ क्लोज, ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा होगा, और ए क्रॉस बी करना होगा तो ऊपर की तरफ। ध्यान देखना, ए क्रॉस बी ऊपर और बी क्रॉस ए नीचे, ए क्रॉस बी अंदर, बी क्रॉस ए बाहर।
बाकी चीजें तो सेम है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, बस ये डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो रही है, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों वेक्टर्स को अगर हम बात करें तो वैल्यूज में दोनों बिल्कुल सेम है, बट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे के नेगेटिव है, ऐसा कह सकते हैं हम। ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर होती होगी बातें। अब ये तो है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हम समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की, ये समझते हैं। मान लो मैंने दोनों वेक्टर ये कंसीडर किया ए और बी, इनके डॉट प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है। डेफिनेशन तो हमने समझ लिया। डेफिनेशन ये बोलती है कि ए डॉट बी डिफाइन होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसका कॉस थीटा, साथ में और कुछ नहीं आता, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं आती। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन आती थी उसको, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अच्छा ध्यान से समझना, अगर मुझे ए डॉट बी कैलकुलेट करना है तो ए का मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, अभी समझा था हमने, बी का मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। अब चाहिए दोनों के बीच में एंगल, तभी तो उसका कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे। क्या इन दोनों वेक्टर्स को देख के आपको समझ में आ पा रहा है क्या कि इनके बीच में एंगल 10 डिग्री का है, 27 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 45 डिग्री का, कुछ पता चल पा रहा है क्या? जब तक एंगल नहीं दिख पा रहा तब तक कॉस ऑफ दैट एंगल कैसे करेंगे? हाँ, थीटा एंगल कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। आप में से कोई बोलता होगा कि मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं, वो आगे की बात है। अभी मैं देख करके बता पा रहा हूं क्या कि इनके बीच में कोई एंगल कितना है। तो जब हम इसको नहीं कर सकते हैं तो ये जो रिलेशनशिप है ये केवल नाम की है। केवल किस बात की है? नाम की है। काम की क्या है? काम की बात क्या है? काम की बात क्या है? अगर आपको ए डॉट बी करना है तो आप ऐसे करिए, सीधे सीधे सिंपल सी बात, कि ए और बी के आई कैप वाले कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे कैप और जे कैप वाले कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और के कैप वाले कंपोनेंट 5 इंटू -1 -5, और सबको आपस में ऐड कर दीजिए। ये दोनों तो पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव, तो ये हो गया 18 - 5 मीन्स 13। रिजल्टिंग जो ए डॉट बी का वैल्यू आएगा वो स्केलर आना चाहिए ना, स्केलर मतलब एक नंबर आना चाहिए, 13 होगा ए डॉट बी अगर हम करेंगे तो। क्लियर है बातें? तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो काम की बात यह है कि आपको आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना है। साइन जो भी है उनके साइन को ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव एंड सो ऑन, इस तरह से करना है हमें। क्लियर है बातें? तो ये तो हुई डॉट प्रोडक्ट। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जब जरूरत पड़ी तो वो समझते हैं। फॉर्म तो ध्यान आ रही होगी, कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझते हैं। दो वेक्टर मैंने ए और बी कंसीडर किए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट जो आता है वेक्टर आता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देता है कई बार। चलिए, अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करना आता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्या इन दोनों का एंगल पता चल पा रहा है? दोनों के बीच का नहीं पता चल पा रहा, तो साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करें? इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ऐसे नहीं कैलकुलेट करना। ये वही बात हो गया, ये नाम की बात है। काम की बात क्या है वो समझते हैं। काम की बात यह है कि अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो ऐसे कैलकुलेट करना है। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये आई जे के तीनों कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शंस होंगी। ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए आई जे के फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स की, सेकंड रो में ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, आई वाला, जे वाला, के वाला, 2 -1 6। फिर बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 4 2। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो आता होगा आप लोग को। तो ये हो जाएगा आई कैप के साथ 4 माइनस आई कैप के साथ -2 -10 मीन्स -12 आई कैप। जे कैप के साथ 4 -18 मीन्स -14 जे कैप। के कैप के साथ 8 + 3 मीन्स 11 के कैप। और ऐसा होता है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब आई कैप के साथ जैसा है वैसा, जे कैप के साथ नेगेटिव साइन करोगे तो प्लस हो जाएगा, और के कैप के साथ जैसा है वैसे वैल्यू। तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आ गया है, तो इनकी एप्लीकेशंस और कहां पर हो जाती हैं वो समझना। अब हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आ गया है। हालांकि डॉट प्रोडक्ट ये डिफाइन होता था ए बी कॉस थीटा। अब कैसे भी दो वेक्टर दे दे, उनके डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम, और उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। चाहे जो दुनिया में दो वेक्टर दे दे, ए डॉट बी हमारे पास होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा। तो जो अननोन हम कह रहे थे ना कि हमें एंगल नहीं पता चल पा रहा,
तो वो cos थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो a डॉट बी जो कि कैलकुलेट करना सीख गए हम, i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, तो एक cos थीटा हो जाएगा। तो एंगल थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ये। तो कभी दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल आ रहा है, कितना एंगल होगा उनके बीच में, ये कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होती है बातें? ठीक है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स इससे क्या निकल के आता है, अगर मान लो पॉइंट नंबर 1, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब a इंटू बी इंटू कॉस थीटा 0, तो या तो a का मैग्नीट्यूड 0, अब a का मैग्नीट्यूड 0 का तो ये वेक्टर ही नहीं रहेगा ना, कोई वेक्टर कब हो सकता है जब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, तो a का और b का मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं सकता, ये 0 कब हो सकता है, अब किस केस में, cos थीटा 0, तो ये तभी हो सकता है जब cos थीटा 0, और आपको पता होगा cos थीटा 0 कब होता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर, तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि थीटा 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर a और b परपेंडिकुलर वेक्टर्स रहे होने चाहिए। आप ये नोट मेंशन कर सकते हो, इफ for two vectors a dot b equal to 0 then it means these two vectors are perpendicular to each other। दूसरी बात, अगर मैं a और b का क्रॉस प्रोडक्ट करूं और वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या होगा, a और b तो 0 हो नहीं सकते, और ये तो डायरेक्शन को बताता है, साइन थीटा 0, इसका मतलब साइन थीटा 0 है, और साइन थीटा 0 का होने का मतलब क्या होगा, थीटा कितना रहा हो, साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो। अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में आपस में 0 डिग्री एंगल है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं, वेक्टर्स आर पैरेलल, तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल रहे होने चाहिए। ये हमने दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट समझे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। जो यहां यूज में आएगा हमारे फील्ड्स में वो आएगा तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट, तो समझते हैं उसको। मान लो तीन वेक्टर्स ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट करना है, तो हमारे माइंड में आता है कि प्रोडक्ट तो दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम ऐसा करें, ए वेक्टर और बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करें और फिर तीसरा और आ गया पिक्चर में तो तीसरे को भी डॉट प्रोडक्ट कर दें, किसी के माइंड में आ सकता है कि ऐसा करें, ए और बी को डॉट प्रोडक्ट करें और जो रिजल्ट आए उसके साथ तीसरे सी को डॉट नहीं बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, आ सकता है ना किसी के माइंड में। किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि ए और बी के बीच में डॉट नहीं बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट करें और जो रिजल्ट आए उसको साथ तीसरे वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दें। किसी के माइंड में ये भी आ सकता है ए और बी दोनों के बीच में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करें और जो रिजल्ट आए उसके साथ तीसरे को क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप समझ भी सकते हो जब दो प्लेस हों, उन दोनों प्लेस में डॉट 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 क्रॉस क्रॉस डॉट या क्रॉस क्रॉस, ये चार ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बाइनरी दो पॉसिबिलिटीज, दो प्लेसेस के लिए चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखते हैं इनमें से कौन सा प्रोडक्ट क्या शो करता है। हमने समझा था क्या कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आती है। मान लो ए और बी के डॉट प्रोडक्ट से कुछ स्केलर आ गया 5। अब 5 को कोई सी वेक्टर कोई और वेक्टर 2i + 6j + 3k, हमेशा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होता है। आपको ध्यान होगा ना, डॉट प्रोडक्ट करते टाइम पे आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां पर तो आई जे के वाला कुछ पार्ट ही नहीं है। इस केस में अगर कोई स्केलर के साथ किसी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने वाली बात कराए तो वो पागल है भाई, नॉलेज नहीं है उसको। या किसी वेक्टर के साथ किसी क्वांटिटी किसी स्केलर को क्रॉस प्रोडक्ट करने की बात कराए तो भी वो पागल है। किसी वेक्टर के साथ किसी स्केलर का तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल देता है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना। और उस केस में होगा कैसे, आई कैप वाले के साथ भी, जे कैप के साथ भी और के कैप के साथ भी 5 मल्टीपल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 10i + 30j + 15k कैप, ऐसा हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, फर्स्ट केस में यहां पर जो रिजल्ट आएगा एक स्केलर होगा, उस स्केलर से वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट अगर करने की बात कर रहा है तो ये इनवैलिड के बारे में बात कर रहा है। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। सेकंड केस में देखते हैं, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया तो स्केलर आएगा, स्केलर के साथ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कोई करता, अगर a.b मल्टीप्लाई विद c तो चलता, डॉट या क्रॉस किया अगर किसी ने तो गलत बात है वो, तो ये भी वैलिड नहीं है। तीसरे केस को देखते हैं, ये वेक्टर आएगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता था, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जो एक्चुअल में वैलिड हैं। इस रिजल्ट में अगर आप देखें तो वेक्टर को जब आप एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, यहां पर वेक्टर आएगा ना रिजल्ट,
दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट क्या आता है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। तो आप बोलोगे ये वाला प्रोडक्ट जो है उससे फाइनल रिजल्ट स्केलर आ रहा है, इसलिए इस वाले ट्रिपल प्रोडक्ट को बोल देते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें डॉट भी है और क्रॉस भी है, लेकिन स्केलर आ रहा है रिजल्ट, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल देते हैं। लेकिन इस वाले केस को देखें, ये वेक्टर आएगा, इस वेक्टर के साथ वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर्स, ये वेक्टर आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट से, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट वेक्टर आएगा, यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा, इसलिए इस वाले ट्रिपल प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये कैलकुलेट कैसे करने होंगे, ये वाला फर्स्ट केस हुआ, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट याद आ रहा होगा, वो बनाएंगे हम एक ये मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, फिर नंबर आ जाएगा कुछ, वो नंबर जो आएगा सॉरी वेक्टर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप के साथ, वेक्टर आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट से, फिर आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, सी वाले रिजल्ट फाइंड कर लेंगे, एक स्केलर नंबर आ जाएगा, दोनों का रिजल्ट बन के आ जाएगा। अगर ये वाला केस देखें हम, तो एक वेक्टर आएगा वही मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से, जो वेक्टर आए उसके आई कैप जे कैप के कैप जो रिजल्ट आ रहा है, पहले एक मैट्रिक्स बनानी है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जो रिजल्ट आए उसके आई कैप जे कैप के कैप को अगली मैट्रिक्स बना के, सी के आई कैप जे कैप वाले पार्ट को अगली मैट्रिक्स में, फिर वापस से, मतलब दो मैट्रिक्स, पहले इसके लिए फिर रिजल्ट के लिए, दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका और है, दूसरी ट्रिक और है, वो भी हम यूज में ले सकते हैं। क्या है दूसरी ट्रिक याद रखने का, क्या तरीका है, अगर हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए हम इसको याद रखने के लिए याद रखना है बक कब रूल, ए बी सी इस ऑर्डर में, बक बी ए डॉट सी माइनस कब सी ए डॉट बी, बी के साथ ए डॉट सी का डॉट या क्रॉस नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर एक स्केलर आएगा ना डॉट प्रोडक्ट से, उतना गुना कर दोगे आप बी को, सी का ए डॉट बी के साथ एक स्केलर बन के आएगा, उससे उतना गुना कर दोगे, और अब जो ये मान लो 5 है, 5 गुना कर दिया आई के जे के और के एलिमेंट्स को, ऐसे ही मान लो 3 आया, 3 गुना कर दिया, अब आई वाले में से आई वाला, जे वाले में से जे वाला, के वाले में से के वाला माइनस कर देंगे। ये वाला कैलकुलेशन करना दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड करने के बजाय बहुत सिंपल होगा, पहले क्योंकि ए डॉट सी फाइंड करना बहुत सिंपल, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करना, उतना गुना बी को करना, ऐसे ये फाइंड करके उतना गुना सी को करके इसमें से माइनस करना, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सिंपल रहेगा कैलकुलेशंस करते टाइम पे, बाकी आप बाउंडेड नहीं हो, जिस चाहे तरीके से करो। अगर आपको 3 वेक्टर का ये वाला प्रोडक्ट करना पड़ जाए तो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करना पड़ जाए तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये फिर भी याद रखना है। क्यों याद रखना है, आगे के हम जब कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे फील्ड्स में, तब जब ये प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट ये फॉर्म आपको यूज में आएगा, और जब मैं बोल रहा हूं आगे यूज में आएगा तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं कि हमें कैलकुलेट करना है पी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, अब ये ए बी सी की तरह ये तीनों एक्ट करेंगे। ए बी सी में क्या होता है, बक, बक मींस बी, बी ए सी, ए ये है और सी है, पी डॉट वाई, आपको याद आ रहा होगा बी के साथ ए डॉट सी को सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस सी, सी मतलब यहां पे वाई, कब ए बी मींस पी वेक्टर डॉट एम वेक्टर, ये कर देंगे। तो हमने ये बेसिक वेक्टर कैलकुलस जो बचपन में आपने 11th 12th क्लास में सीखा था उसको रिकैप किया है, रिवाइज किया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और कर लेने चाहिए हमें। तो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, डेल क्रॉस पी वेयर पी इज ए वेक्टर। हालांकि उसने पी पर वेक्टर का सिंबल नहीं शो किया है, लेकिन इसने बोल दिया है पी इज ए वेक्टर। तो वेक्टर है तो वेक्टर मानना पड़ेगा, सिंबलाइज करने के लिए बोलते हैं हम ऐसा चीज, कोई सिंबलाइज ना करके आपको बोल दे रहा है वर्ड्स में तो मानना होगा। तो ये पी एक वेक्टर है, तो ये डेल क्रॉस पी किसके इक्वल होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। यहां पे आप कह सकते हो, अच्छा ये जो डेल है, ये डेल आगे जाके हम समझेंगे, डेल ऑपरेटर होता है, और ये जो डेल ऑपरेटर होता है ये भी एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो
अगर यहाँ पर देखें तो डेल वेक्टर, ये डेल वेक्टर और ये पी वेक्टर, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा कुछ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हमने समझा बक्कव रूल, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी तो यहाँ पर क्या है, डेल, ए डॉट सी मीन्स डेल डॉट पी। अच्छा यहां पर ये b के साथ सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, माइनस सी, सी क्या यहां पर p, a डॉट बी मीन्स डेल डॉट डेल। अच्छा अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो ऐसा आएगा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड a इंटू ए स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल तो जीरो होगा, cos जीरो इज 1, तो आप a डॉट ए की जगह ए स्क्वायर कह सकते हो, ऐसे डेल डॉट डेल की जगह डेल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो डेल डॉट पी, डेल मल्टीपल विद डेल डॉट पी। अच्छा पी की जगह पी वेक्टर नहीं लिखने की जरूरत है, पी खुद ही वेक्टर है, ऐसा बोला है उसने, माइनस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, और पी एक वेक्टर है उसके साथ डेल स्क्वायर, जैसे ए डॉट ए स्केलर बनता है तो स्केलर के साथ पोस्ट में मल्टीप्लाई करो या प्री में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा बनकर के आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया एक बार, बस आपका जो ट्रिपल प्रोडक्ट था उसको माइंड में रहे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये देखा है। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज में बस नॉर्मल क्वेश्चन कंसिडर करके चलिएगा इसको। तो आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेक्टर के बेसिक्स से रिलेटेड, एडवांस लेवल में वेक्टर के इंटीग्रेशन और वेक्टर्स के डिफरेंशियल से रिलेटेड भी कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे हम। लेकिन ये सब करने से पहले हमें वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, ये सब देखेंगे, जिससे हम कंबाइंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें एक साथ मिला जुला करके, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।